स्वागत है आप सभी का H2 और स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि आज यह जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, यह आज कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कि जो महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था का क्या असर पड़ा। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि दो महायुद्ध लड़ा गया था, यानी एक फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये दो बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था। जिसमें फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर होता है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया ये एक गुट का होते हैं, और जो दूसरी गुट का थे ये जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी और तुर्की। बेसिकली उसमें तुर्की नहीं था, इस पे क्या कर ऑटोमन साम्राज्य राज करता था। ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था। ठीक है, तो यानी जो सेकंड एक अलग गुट में कौन थे, ऑटोमन साम्राज्य, जिसमें हम पिछला चैप्टर यानी जो पीछे हम अध्ययन किए थे भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय था, उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ऑटोमन साम्राज्य क्या होता है कि हार जाता है, बुरी तरह हार जाता है, जिसका इसको कई भागों में विभाजित कर देता है। और विभाजित करने के बाद जितने भी या ब्रिटेन, फ्रांस या रूस हो गया, रूस इस समय रूस नहीं था, इस समय इसको हम बोल सकते हैं कि यूएसएसआर था। इसका जो संघ यूएसएसआर हुआ करता था ना, जिसमें यूएसएसआर फिर 10 भागों में टूट गया, तो उस समय वो रूस नहीं था। ठीक है, यानी फर्स्ट गुट में यह था। तो अर्थव्यवस्था यानी जो महायुद्ध लड़ा गया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें अर्थव्यवस्था का किस प्रकार अर्थव्यवस्था धाराशायी हो गया था उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध रूस और यूरोप में भी, यह जो प्रथम विश्व युद्ध है कहाँ लड़ा गया था, यूरोप में लड़ा गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध है यूरोप में लड़ा गया था, यह यूरोप से बाहर नहीं लड़ा गया था। यह जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है यह यूरोप में ही लड़ा गया था, और जिसमें दो गुटों में लड़ने वाली ये कंट्री थे। ठीक है, इस सब के दौरान जो दुनिया में आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता और एक और मतलब दयनीय युद्ध का अनुभव किया गया था। यानी उन लोग में क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, आर्थिक अस्थिरता आ जाती है, महामंदी का समय आने लगता है और एक दयनीय स्थिति आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया था, जिसमें हम लोग समझे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग देखेंगे, यानी अमेरिका उसमें कैसे शामिल होता है, जब देखेंगे कि यूरोप से जो लोग अमेरिका में जाकर औपनिवेशिक बनाते हैं, तो अमेरिका में एक ऐसी खनिज संपदा थी, उन लोग इजीली वहाँ पे जाकर के सर्वाइव कर लिए थे, लेकिन वहाँ पे अमेरिका के लोग जो थे उन्हें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होने के कारण वहाँ के लोग अधिकतर लोग क्या हो गए थे, मर गए थे, जिससे इजीली वहाँ पे इन लोग औपनिवेशिक बना लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो अमेरिका है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो अमेरिका कर्ज लेने की जगह में कर्जदाता बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अमेरिका में किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं चल रहा था, वहाँ की खनिज संपदा, वहाँ पे बहुत सारी खनिज संपदा थी, जैसे सोना, चांदी, धातु, बहुत सारा अलग अलग तरह के धातु थे जो महंगे दामों में बिकते थे। और अमेरिका उस समय में क्या होता है कि मतलब पूरे यूरोप का वो कर्जदाता बन जाता है। और जब इस दौरान में क्या होता है कि जब अमेरिका कर्ज दे रहा था, यूरोप में बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जब कोई भी वस्तु यूरोप में कोई कुछ चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे मांग था, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसका दाम वृद्धि हो रहा था। और जब दाम वृद्धि हो रहा था तो क्या, जब अधिकतर जो लोग थे यानी जो काम करने वाले लोग थे वो जाकर के लड़ाई कर रहे थे, युद्ध के मैदान में मर रहे थे। उस समय की मरने वाली संख्या का आप देखेंगे तो 90 लाख लोग मारे गए थे। 90 लाख लोग मारे गए थे, जबकि 2 करोड़ से अधिक लोग जो थे, 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हो गए थे। मानवता का हारने लगा कि प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, मानवता के नाम की कोई चीज नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे तो इससे भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। और इस समय में क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध के मैदान में जो खड़े होते हैं उन्हीं लोगों की मृत्यु होती है। बट जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप पढ़ेंगे तो देखिएगा उसमें कि जो युद्ध के मैदान में नहीं गए थे,
यानी जो सिंपल जो नागरिक थे, जो सामान्य व्यक्ति थे, उन लोगों के मरने की संख्या अधिक हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका एक अलग पावर में चल रहा था और रसिया भी एक अलग पावर में चल रहा था। यानी अमेरिका और यूएसएसआर ये दोनों जो थे ये अलग पावर में हो गए थे। ये दोनों आपस में दोनों बोले थे, दोनों राजा बन गए थे। एक सिंपल बात में बोले तो दोनों ही अपने आप में क्या थे? राजा थे, शेर थे। अब ये अमेरिका का मानना था कि हम रूस के नीचे नहीं दबेंगे और रूस का मानना था कि हम अमेरिका के पीछे नहीं रहेंगे। तो इसी में होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना है, शीत युद्ध के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि जब अमेरिका में और रूस दोनों पावरफुल स्टेट बन जाता है तो कई ऐसे कंट्री, जैसे हम लोग जापान के नाम सुनते हैं, तो जापान और हिरोशिमा और नागासाकी में दो मतलब परमाणु बम गिराया जाता है। तो अब हिरोशिमा और नागासाकी में वहाँ पे कौन सा सैनिक था? कोई सैनिक नहीं था, वहाँ पे आम लोग तो लोग ही थे। इस प्रकार क्या होता है, हवाई जहाज़ों से बम बारिश किया जाता है। इसके माध्यम से यानी उस समय मरने वाले लोगों की संख्या देखें तो जो युद्ध के मैदान में थे उससे कहीं ज़्यादा लोग थे। जो सिंपल साधारण व्यक्ति थे उनकी संख्या मरने वालों में अधिक संख्या थी। 6 करोड़ से ज़्यादा उस समय लोग घायल हो गए थे। अब युद्धकालीन जो रूपांतरण है, युद्धकालीन रूपांतरण क्या क्या किया गया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। युद्धकालीन रूपांतरण, ठीक है। यानी पहला विश्व युद्ध का होता है पूरी तरह दुनिया को कई मायनों में झकझोर दिया था। लगभग 90 यानी उस समय के लोग जो युद्धकालीन रूपांतरण क्या क्या हमें देखने को मिलता है उसके बारे में देखिए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो कई मामले में ऐसे ऐसे केस सामने आए थे जो हमारे मन को दहला देने वाली बातें थी, जिसमें अभी हम तुरंत बताया कि 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से अधिक लोग जो घायल हो गए थे। मरने वालों या अपाहिज होने वालों ज़्यादातर लोग उस उम्र के थे। यानी जब जो लोग मर रहे थे, यानी जो 90 लाख लोग मारे गए थे, ये युद्ध में जो लड़ रहे थे उन्हीं लोग मारे जाते थे। और ये उस लोग थे जो उस समय में काम करने वाले लोग थे। अब आप ही ऐसे सोचिए कि जब सेना में जो भर्ती हो रहा है वो कितना होगा। यानी उसका आप सेना में होता है भर्ती 21 साल उम्र लास्ट हो जाता है। अब 21 साल से हो सकता है 4-5 साल और मान लेते हैं, 25, 26, 27, 28 एटलीस्ट, मतलब कम से कम तो 18 साल और मैक्सिमम कितना होगा 35 साल। तो इस उम्र के लोग कमाने वाले होते हैं और उस समय जो होता है यानी यही सब उम्र वालों के हत्या जो होती है, मतलब उन लोग मारे जाते हैं युद्ध में। 90 लाख लोग मारे जाते हैं। अब क्या होता है कि ये लोग ऐसे लोग थे जो कारखानों में काम करने वाले लोग थे। जब इन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो घर से महिलाएं निकल करके पुरुषों की काम करने लगती है। यानी ऐसी स्थिति आ गई थी जो अगर महिलाएं निकल करके पुरुषों की काम कारखानों में अगर काम नहीं करते तो भूखमरी आ जाती। और बाद में महामंदी भी आई थी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ज़्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेज़र कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे अब उन्हें महिलाएं करने लगी। यानी ऐसे काम थे जो मतलब परंपरा था, एक रूढ़िवाद बना हुआ था कि वो काम महिलाएं ही पुरुष ही करेंगे। लेकिन जब युद्ध में लोगों की संख्या, जब काम करने वालों की संख्या कम हो जाती है, जो कारखानों में काम करने वाली संख्या कम हो जाती है, तो रोजगार किसी प्रकार घर का चलाना है ना, तो उस प्रकार घर से महिलाएं निकल करके काम करने लगी। जो एक रूढ़िवादी को एक तरह से समाप्त किया जा रहा था। यानी जो परंपरा था उसको क्या करना, जो परंपरा था पुरुषों को काम करना, जिसमें महिलाएं भी काम करने लगी। इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच में संबंध टूट गए। यानी जब ये युद्ध होता है तो दुनिया के कई सारे ऐसे संबंध थे जो टूट जाते हैं। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ता है और अमेरिका में इस तरह से ब्रिटेन निर्भर पड़ जाता है। अमेरिका बता रहे हैं ना, अमेरिका जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें इतना मतलब कर्जदार के जगह में कर्जदाता बन जाता है। अब विदेशों में सरकारों और लोगों की अमेरिका संपत्ति में बहुत तुलना, अमेरिका सरकार और उसके नागरिकों को विदेश में ज़्यादा संपत्ति थी। देखिए वहाँ पर क्या होता है कि जो जितने विदेश अमेरिका के
अमेरिका के जो लोग थे उनकी संपत्ति थी वो विदेश में बड़े ऐसे ऐसे सरकारों की टक्कर देने लगी। अब समझ लीजिए कोई यहाँ के अन्य अमेरिका है, अब अमेरिका के कोई किसान है उसके पास इतना भूभाग है, यानी कोई बड़ा किसान है उसके पास बहुत बड़ा पैसा है, अब कोई इतना छोटा सा देश है, अब इसकी अर्थव्यवस्था को टक्कर नहीं देगा। तो इस प्रकार से वहाँ के लोगों की इतना संपत्ति बढ़ गया कि कई ऐसी अर्थव्यवस्था में टक्कर देने लगे। इसके भी कारण क्या होता है कि इन लोग में जो नई टेक्नोलॉजी का भी डेवलप होने लगता है, पैसा आ जाने से नई टेक्नोलॉजी का भी डेवलप होने लगता है। अब युद्धोत्तर में यानी युद्ध में कई ऐसे सुधार किए गए जो कि आवश्यक था। अगर युद्ध सब दिन चलते रहे तो फिर मानवता नाम की चीज़ ही खत्म हो जाएगी, मानव कहाँ रहेंगे, पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगा सब। इस प्रकार अगर युद्ध चलते रहा तो इसलिए युद्ध में कुछ सुधार किए गए। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में, जब युद्ध में क्या होता सुधार, देखिए जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, युद्ध सुधार, जब एक तरफ ब्रिटेन क्या होता है, ब्रिटेन जब युद्ध में बिजी होता है तो भारत और जापान औद्योगिकरण में लग जाते हैं, यानी उद्योग में क्या होते हैं, उद्योग का विकास हुआ। और युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पूरा दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। देखिए जब युद्ध उधर चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत में जो उद्योग स्टार्ट हो जाते हैं, और उस उद्योग जब स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि लोगों को पहले पता नहीं था, इसलिए तो मतलब अंग्रेजों के प्रति गुलाम हो गए थे। जब यहाँ पे लोगों को पता चल गया कि हाँ युद्ध से भी, उद्योग से भी पैसा आने की ज़्यादा संभावना है, निर्भर हो सकते हैं, यानी स्वराष्ट्र अपने स्वामित्व पे अपना स्वामित्व बना सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपना काम काज में लग गया। और जब काम काज में लगा तो ब्रिटेन जब यहाँ से युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब तक चला याद रखिएगा, ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था। अगस्त में अगर स्टार्ट हुआ अगस्त 1914 से 1918 तक ना, 1918 कहीं 19 माना जाता है, ठीक ना। 5 साल चला था, 5 साल 4-5 साल 18-19। क्या होता है कि इन लोगों का मानना था कि अगस्त, ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, अगस्त तक चला है, तो दिसंबर यानी उन लोग बोलते हैं कि क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। लेकिन क्रिसमस तक खत्म नहीं होता, यह युद्ध 4 सालों तक चलता है, 4-5 सालों तक। यह जो युद्ध है 4 सालों तक चल जाता है। तो तब ब्रिटेन को अब भारत और जापान में अपना स्वामित्व को या उन्हें दबदबा बनाने में समय नहीं, दबदबाना मतलब पूरी तरह से पकड़ नहीं बनाने लगा। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में सक्षम नहीं रहा था, क्योंकि देखिए जापान में ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी में अपना जो परमाणु बम छोड़ता है, यही कारण होता है कि जापान पर दबदबा बनाना असंभव होने लगा। जापान टेक्नोलॉजी के रूप में आने लगा, पैसा उसके पास अधिक हो गया, रोजगार हो गया, और राजनीतिक रूप से वह निपुण होने लगा। तो क्या होता है कि उसमें दबदबा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें अमेरिका क्या भारी कर्जा दे चुका था, और इस कर्जा को देने से अमेरिका भी कर्ज में जूझने लगा। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग तेजी से आई थी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। जब वहाँ पे चल रहा था तो ब्रिटेन में क्या होता है ना कि गेहूं हो गया या खाद्य पदार्थ जितने भी हो गए, और जितने भी तरह के जो दैनिक जीवन में यूज होने वाली वस्तुएं हैं, उनका बहुत तेजी से मांग होने लगा। और जब जैसे ही युद्ध समाप्त होता है तो सबसे बड़ी मतलब बहुत गिरावट आ जाता है इसके, मतलब युद्ध जब चल रहा था तो इसका दाम मांग बहुत
इंक्रीज कर रहा था, इसका जो रेट था, अच्छा व्यापार चल रहा था, अच्छी आर्थिक स्थिति थी, अच्छी राजनीतिक स्थिति थी, लेकिन जब युद्ध खत्म होता है तो गिर जाता है। तब किसान लोग सोचते हैं कि अगर दाम कम हो जाने से, सपोज दैट मेरे पास 10 केजी गेहूँ है, अब 10 केजी गेहूँ 5 रुपये किलो बिक रहा है, सपोज दैट मान लेते हैं कि 5 रुपये केजी बिक रहा है। अब मेरे पास 10 केजी है, 5 रुपये केजी बिक रहा है। अगर क्या होता है, उत्पादन अधिक हो गया, मास प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन अधिक हुआ, तो इसका रेट कम हो जाएगा, सपोज दैट 2 रुपये केजी हो जाएगा। तो जब 2 रुपये केजी हो जाएगा तो किसान लोग क्या सोचे कि अब हम इसको 10 केजी नहीं बल्कि 100 केजी उगाएंगे, 100 केजी उगाएंगे, तब फिर से दाम कम सही बट हमें इनकम तो उतना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर भारत में अगर सरकार चाहती तो पैसा बांट करके जो गरीब है उन्हें अमीर नहीं बना देती, नहीं। ऐसा होने से क्या हो जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, जिसे हम इकोनॉमिक्स में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो इन्फ्लेशन होता है बढ़ जाएगा। सपोज दैट अभी आलू 30 रुपये किलो बिक रहा है ना, तो जब सरकार गरीब लोगों को पैसा बांट देगी तो आलू फिर 100 रुपये किलो हो जाएगा, इवन 500 रुपये केजी भी हो सकता है, क्योंकि पैसा किसी के पास कमी है नहीं, लोग काम प्रोडक्शन करेंगे नहीं। अब जो प्रोडक्शन करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा और कंज्यूमर करने वाली संख्या अत्यधिक होगी, तो क्या होगा, दाम बढ़ेगा और पैसा आ जाने से लोग कम खेती करने लगते हैं। जैसे यहीं पर आप देखिए ना, 10 केजी लोग उत्पादन कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि 5 रुपये केजी बिक जा रहा था, 10-50 रुपये उसका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन क्या होता है, जब युद्ध खत्म हो जाता है और जब रेट में गिर जाती है, यानी 2 रुपये किलो हो जाता है, तब क्या करते हैं किसान, 100 केजी उगाने लगते हैं। अगर उस समय अगर 100 केजी उगाते रहते, अगर उगा रहे होते 100 केजी, अभी बाद में जो उगा रहे हैं 100 केजी, अगर उसी टाइम उगाते, तो जो लोग युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था यानी अपनी स्थिति को सही करने के लिए या अपना जीविका चलाने के लिए जो कृषि में उतरे, वो लोग कृषि में नहीं उतरते, वो कुछ दूसरा काम करते। लेकिन उन्हें खाने वाली वस्तुएं जो महंगा मिल रही थी, इसका वजह से वो तो कृषि में उतरे। ये सब तब इसके लिए अलग अलग गठन यानी विश्व बैंक की स्थापना होती है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद होता है। और EMI इंटरनेशनल IMS का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन होता है। उसमें मुद्रा रखा जाता है कि विश्व बाजार को संतुलन में रखा जाए, जिससे कभी ऊपर हो जाता था, कभी नीचे हो जाता था, जिस कारण महामंदी भी आ गई थी। तो उसके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। ये क्या होता है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, बड़े पैमाने पर उद्योग और उपभोग की शुरुआत, यानी प्रोडक्शन करने लगते हैं बड़े पैमाने पर और कंज्यूमर भी करने लगते हैं, यानी उपभोग भी शुरुआत कर देते हैं। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था युद्ध के बाद झटकों से तेजी से यानी निजात मिलने लगी। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर। अब देखिए एक बात निकल कर आता है इनका, हेनरी फोर्ड का बात निकल कर आता है। जब हम यानी मास प्रोडक्शन और मास कंज्यूमर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हेनरी फोर्ड करके बात निकल करके आता है कि हेनरी फोर्ड क्या ऐसा काम किए थे। हेनरी फोर्ड कहाँ के थे? अमेरिका के थे। हेनरी फोर्ड ये क्या करते हैं कि कन्वेयर, जब वहाँ पे क्या होता है कि जो मीट को बांटने की कन्वेयर सिस्टम थी। यानी कन्वेयर से क्या होता है कि लोग वो वजन होते जाता, लोग लेते जाते, यानी उसे वहाँ से रुक करके उन्हें बहस नहीं करना था। जो खरीदने वाले लोग थे वो चुपचाप आते, पैसा देकर उठा कर ले चल जाते। यानी जल्दी जल्दी इससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति वहाँ रुक नहीं पाता था और अधिक उसकी बिक्री हो अधिक, यानी समय कम लगता था और कम समय में लोग बेच करके चले जाते थे। तो हेनरी फोर्ड ने भी यही नियम को अपनाया कि कन्वेयर सिस्टम को अपनाना स्टार्ट किया। मोटर की स्थापना हेनरी फोर्ड यानी फोर्ड मोटर,
ये हेनरी फोर्ड जो कौन थे, ये फोर्ड मोटर की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद करेंगे। फोर्ड मोटर, फोर्ड मोटर की स्थापना किसने कौन करते हैं? हेनरी फोर्ड करते हैं। हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। ये जो मास प्रोडक्शन जो अमेरिका में मास प्रोडक्शन के जनक किसे माना जाता है? तो हेनरी फोर्ड को माना जाता है। हेनरी फोर्ड को माना जाता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मास प्रोडक्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मास प्रोडक्शन का जनक हेनरी फोर्ड को कहा जाता है। और हेनरी फोर्ड इसका जनक कैसे कहलाते हैं या किस प्रकार करके दिखाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, जब वहाँ पे मीठों को कन्वेयर के द्वारा बेचा जाता है, यानी जल्दी जल्दी लोग लेकर के निकलते जाते थे, तो ये प्रकार जो हेनरी फोर्ड गए देखे कि क्या सिस्टम है भाई, तुरंत निकल के निकल जा रहा है, कम समय में लोग बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकर के निकल जा रहे हैं। तो हेनरी फोर्ड क्या करते हैं, ये अपने जो मोटर कारखाने में यही सिस्टम को लागू करते हैं। और ये सिस्टम ऐसा था कि लोग इसमें आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते थे। और ये सिस्टम जब ये कार बनाने वाली ये कार बनाती थी, जो फोर्ड मोटर ये कार बनाती थी, तो ये हेनरी फोर्ड क्या करते थे, जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एक ही काम करना था। सपोज दैट जो कोई चक्का निकाल रहा है या कोई पार्ट पुर्जा सेटिंग कर रहा है, तो सिर्फ वही पार्ट पुर्जा को सेटिंग करता, आगे वाले व्यक्ति कुछ अलग करते, यानी सबका अलग अलग काम था। इससे क्या होता है कि लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते और वो जो कन्वेयर है चलते रहता। कन्वेयर आप लोग देखे होंगे, क्रेशर वगैरह में देखे होंगे। कन्वेयर में क्या होता है, जाता है इधर से पत्थर वहाँ पे डालता है, फिर मतलब उसी प्रकार वो हमेशा चलते रहता है। तो इस प्रकार से उसका एक कोई स्पीड होता है, हो सकता है स्पीड कभी ज़्यादा कर दिया जाए, कभी कम कर दिया जाए। लेकिन क्या होता है, कन्वेयर में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो इससे कभी अवगत नहीं हुए थे, और अवगत नहीं हुए थे तो इससे मतलब ऑब्वियसली इसमें काम करने में उन लोगों को कठिनाई होने लगी। तो लोग क्या करते थे, छोड़ करके जाने लगे। ये जो फोर्ड मोटर की जो कंपनी थी, ये हेनरी फोर्ड की जो कंपनी थी, इसे छोड़ करके लोग जाने लगे। अब जाने का कारण क्या था कि लोग कम पैसा मिल रहा था, काम अधिक हो रहा था। इसके कारण क्या होता है कि लोग जाने लगते हैं। तो फिर हेनरी फोर्ड ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? इन्होंने कहा कि हम जो वेतन है, यानी जो हम वेतन देते हैं, वेतन को क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। तो $5 कर दिया। जो वेतन है, वेतन को बढ़ा करके $5 कर देते हैं। और जब वेतन को बढ़ाते हैं तो उस समय हेनरी फोर्ड को थोड़ी देर के लिए झटका लगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो कार का प्रोडक्शन था वो थोड़ा कम हो रहा था, और इन्होंने वेतन को भी बढ़ा दिया था, $5 हो रहा था। तो $5 जब बढ़ा दिया, तो इन्हें तो प्रॉफिट चाहिए, तब तो ये देंगे $5। तब क्या करते हैं, जो कन्वेयर के स्पीड थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और 1919 से 1929 1919 में 20 लाख प्रति वर्ष कार का जो उत्पादन हो रहा था, यानी इतना कार उत्पादन हो रहा था। लेकिन 1910 सालों में या 1929 में 50 लाख हो गया। 50 लाख, यानी 20 लाख से बढ़ करके 50 लाख हो गया मात्र 10 सालों में। इसीलिए इसे मास प्रोडक्शन का पिता, यानी मास प्रोडक्शन का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मास प्रोडक्शन हेनरी फोर्ड को कहा जाता है। कहाँ 20 लाख का प्रोडक्शन हो रहा था और कहाँ 50 लाख हो गया। इसीलिए हेनरी फोर्ड ने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्हें एक अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। लागत कम करने के लिए जब उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में हम कभी ऐसा फैसला नहीं लिए थे लागत कम करने के लिए। $5 कम कर दिया, पैसा तो बढ़ाया, लागत कम हो गया। कैसे लागत कम हुआ कि ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। आप ऐसे मानिए कि आपको कोई 10 रुपये दे रहा है किसी काम को करने के लिए, आप वो काम को 10 घंटा में करते हैं। सपोज दैट ऐसे भारत 8 घंटा करते हैं, आप 8 घंटा में करते हैं। आप उसी काम, वो जो वेतन है, यानी जो व्यक्ति आपको 10 रुपये दे रहा है, वो जो अब आपको दुगना कर देता है, वेतन को 20 रुपये कर देता है, और आप वो काम को 1 घंटा में करके दे रहे हैं, तो कितना ज़्यादा फायदा हुआ वो समझिए। इसी प्रकार हेनरी फोर्ड में भी दिमाग लगाया था।
अब कार का उत्पादन हम लोग समझ लिए 1919 में क्या था, 20 लाख था, लेकिन 1929 में यानी 10 सालों में वृद्धि कितना हो गया, 50 लाख तक वृद्धि हो जाता है। और इसके साथ साथ जो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, और कई तरह के वॉशिंग मशीन, कूलर, ऐसे दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली बहुत सारी मशीनी को बहुत तेज़ी से मांग होने लगा। और इसको लोग करते क्या चीज़ थे, जैसे अमेरिका में किसी लोग को अगर सपोज दैट कोई है जो इसको लगाना है, एसी लगाना है। अब एसी क्या करता है, एसी जैसे लोन सिस्टम आप देख रहे हैं ना, तो उसी प्रकार उन लोग भरते थे। हो सकता है 8 दिन में, 1 महीना में, इस तरह से भरने वाली सिस्टम थी कि आप इसमें आप ये ले जाइए और आप लोन के जैसा भर करके देते रहिए। जैसे हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जा सकती है, यानी उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हायर परचेज कहते हैं। यानी लोन के सारी चीज़ें कर्ज पर खरीदे थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। वो जो कीमत थे लोग सप्ताह में या मासिक में मासिक यानी 1 मंथ में या सप्ताह में चुकाते थे। जैसे आप समूह में देखिएगा तो सप्ताह में चुकाना होता था। तो हायर परचेज के तहत इन लोग उस तरह से करते थे। अब इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई और 1923 में अमेरिका ने दुनिया के हिस्सों में पूंजी निर्यात करना शुरू कर दिया। 1923 में 1923 और एक जब समय आता है 1929 से 1934 तक इसमें महामंदी आ जाता है। जबकि 1923 में क्या होता है, अमेरिका अनेक देशों में निर्यात करना स्टार्ट कर देता है। किस चीज़ का निर्यात करता है, तो पूंजी का निर्यात करना स्टार्ट कर देता है। अब आता है मंदी। अब हम जैसे ही बात कर रहे थे 1929 से 1934 के बीच, तो वही समय अब आ जाता है मंदी, और मंदी में लोग पूरा धाराशाही हो जाते हैं। देखेंगे मंदी के बारे में हम लोग समझेंगे। महामंदी, महामंदी आता है कब आता है, 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक तक रही। 30 के दशक में पूरी तरह मतलब पूरा ब्रॉड रूप ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है यह, ठीक ना। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आय और व्यापार, रोजगार, उत्पादन, यानी उत्पादन, आय, रोजगार और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट मतलब दर्ज किया गया उसमें। यानी इतना उसमें गिरावट हो गया कि लोग मंदी का रूप देखने लगे। कैसे होता है कि जब हम जो पीछे एग्जाम्पल ले रहे थे किसान लोग का 10 केजी और 20 केजी का, जब हमें वहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे थे, तो जो छोटे मोटे किसान थे वो कर्ज में लेकर के खेती करते थे, और जब दाम कम हुआ तो कर्ज तो उन्हें चुकाना है। अब कर्ज चुकाना है, और मंदी के समय में क्या होता है, जब अमेरिका की जो बैंक थी वो कर्ज देती थी, लेकिन उस समय तेजी से वसूलना स्टार्ट कर देती है। और युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था, यानी युद्ध से भी अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है अर्थव्यवस्था। युद्ध से भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी, और आमदनी बढ़ने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे देश ने अमेरिका से कर्ज लिया था। जितने सारे देश अमेरिका से कर्ज लिए थे, वो अमेरिका ने उन्हें मतलब उसे लेना स्टार्ट कर देता है कि कर्ज वापस करो। मंदी उसी प्रकार तो मंदी आ जाता है। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। जो यूरोप में देश थे उन्हें मंदी की आशंका से कर्ज देना बंद कर दिए। हज़ारों बैंक दिवालिया हो गई। यूरोप में हज़ारों बैंक दिवालिया हो गई, और लाखों जो कंपनी थी या लाखों कंपनियों दिवालिया हो जाते हैं। और यहाँ तक कि इसका असर अमेरिका में भी देखने को मिलता है। अब भारत में महामंदी किस प्रकार आता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। भारत में महामंदी आता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि
अधिक मास प्रोडक्शन में गेहूं का उत्पादन स्टार्ट हो जाता है, या पटसन का भी, जूट पटसन जिसको बोलते हैं उसका भी स्टार्ट हो जाता है, और इसको बाहर में बेच भी नहीं सकते थे। ऐसा क्यों होता है कि यूरोप में निर्यात पर लगा दिया था टैक्स, आयात पर टैक्स लगा दिया और टैक्स को बढ़ा दिया, और यहाँ पर मंदी आने के कारण मंदी आ भी गया, तब पर भी जो यहाँ औपनिवेशिक कंट्री जैसे ब्रिटेन जहाँ पे अपना राज्य कर रहा था, तब पर भी वो कर्ज को माफ नहीं करता है। 1928 एक दौर आता है, 1928 से 1934 देश का आयात निर्यात घटकर आधा हो जाता है, यानी 50% से भी कम हो जाता है। जितना हो रहा था उसका आयात निर्यात 50% से भी कम हो जाता है, और जूट यानी जो पटसन, जूट का जो 60% भी गिर जाता है, 60% गिर जाता है। और किसानों को भी और काश्तकारों के भी ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। किसान क्या करते थे और काश्तकार, ये लोग काश्तकार सोच रहे थे, काश्तकारों ये लोग यह सोच रहे थे कि जो विश्व बाजार में है लेकर के हम जा कर के बेचेंगे, लेकिन जब सपोज दैट इन लोग को कैसे महामंदी का, ये जो काश्तकार लोग थे ये कैसे महामंदी का रूप धारण करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए सपोज दैट आप 50 kg कोई ले करके रखा है, अब 50 kg गेहूँ लेकर के रखा है 20 रुपये kg। अब मास प्रोडक्शन होने से यानी विश्व जो व्यापार है उसका महामंदी होने से यह जो आ जाता है 50 kg बेचता है वह 5 रुपया में सब बेच देता है, यानी 20 रुपये में 50 kg खरीदा था और 5 रुपये में 50 kg बेच देता है। अब जो इसका 15 रुपया का जो नुकसान हुआ यह कहाँ से लेगा? और यह जो है कर्ज लेकर के इसको कर्ज, ये जो व्यापारी कर रहे थे ये कर्ज से ही व्यापार कर रहे होंगे, इनके पास उतना पैसा था नहीं, और जब पैसा भी होगा तो अपना पैसा चला गया 15 रुपया ना, 15 रुपया पैसा चला गया। अब कमा कितना रहे हैं? 5 रुपये कमा रहे हैं, 15 रुपये अपना पैसा चला गया, तब आगे आने वाली स्थिति में उनकी क्या स्थिति रह जाएगी उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। 1931 में जो होता है महामंदी अपने अंतिम चरण में चल रहा था, और जो भारत के जो ग्रामीण इलाका है उसमें उथल पुथल चल रहा था। अब हम समझेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल में क्या सुधार किया गया उसके बारे में हम लोग समझते हैं, यानी युद्ध के काल में क्या सुधार किया गया। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल यानी युद्ध के काल में, ठीक है। आप जब याद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ये टोटल 6 साल चला था, 6 साल चलता है ये, ठीक है। 6 वर्ष भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी समय कुछ ऐसे सुधार किए जाते हैं, यानी दूसरा जो विश्व युद्ध है पहले विश्व युद्ध की तुलना में 20 साल यानी बिल्कुल अलग था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी डिफरेंस था। ये जो युद्ध थे इसमें भी 2 गुट में शक्तियाँ, 2 गुट में 2 शक्तियाँ लड़ रही थी। एक तरफ था मुख्य रूप से रूस न्यात्सी, यानी रूस से न्यात्सी जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान, इटली और रसिया एक तरफ थे, और दूसरी तरफ कौन थे? ब्रिटेन, सोवियत संघ। नहीं, रूस पहली गुट में नहीं था, रूस नहीं, न्यात्सनी था, जापान, न्यात्सनी, जर्मनी, जापान और इटली। अब देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान कितना वृद्धि कर लिया था, जो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जापान कितना वृद्धि कर लिया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट भी करता है।
सेकेंड वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करता है। इसी कारण तो अमेरिका मतलब जो ब्रिटेन है पहले जैसा अधिकार नहीं जमा पा रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जापान भी युद्ध में कूद जाता है और युद्ध में यह इन्होंने इसका बारे में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो समझेंगे कि उस समय भी जापान जीत रहा था। अगर अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी में अगर परमाणु बम नहीं मारता तो जापान उसमें भी जीत जाता, समझे। यानी एक गुट में कौन कौन था, तो नेत्सने, जापान, जर्मनी और इटली, और दूसरी गुट में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और बाद में अमेरिका भी आ गया था। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में न अमेरिका था न जापान था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी आता है और जापान भी आ जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थिति सुधार मुख्य रूप से दो बातों पर प्रभावित हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत सुधार आती है। अब सुधार आने को कई संगठन बनते हैं। अब पश्चिमी अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और समीकरण यानी सामरिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। पश्चिम में जो अमेरिका था एक समृद्ध शक्ति के रूप में उदय हुआ। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, वह परमाणु बम बना लिया था। और सोवियत यूनियन एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से वैश्विक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। जो सोवियत संघ हम लोग देखते हैं, यूएसएसआर जो था, यानी रसिया, जिसमें बड़ा उसमें संगठन रसिया सबसे बड़ा था। जो रसिया भी देख रहे हैं वो रसिया सोवियत संघ का कभी हिंसा हुआ करता था, जो 15 भागों में टोटल टूट गया। उसमें देखिएगा वो लोग थे कम्प्लीटली कृषि पर निर्भर थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या उस टाइम पे उन लोग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, कृषि से लोग उद्योग की तरफ जा रहे थे। और कृषि यानी उन लोग क्या होता है ना कि शक्ति के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। कृषि से कुछ होने जाने वाला नहीं है, अधिक पूंजी चाहिए, इसके लोग परिवर्तन करते हैं। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद से संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने दो बातों पर ध्यान दिया, दो बातों पर, यानी जब विश्व की सभी जो कंट्री थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे, उसमें मुख्य तरह से दो बातों पर ध्यान दिया गया। से औद्योगिक देश में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलाना। आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलाना है। जब तक अगर पूर्ण रोजगार नहीं रहेगा तो जो आर्थिक स्थिति है वो बरकरार नहीं रहेगी। और दूसरा था पूंजी समाज और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रण करना। यानी जो बाहरी दुनिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है उसको नियंत्रण करना। यानी दूसरा यह था, और पहला कि रोजगार देना और दूसरा बाहरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करना। तो इसी को लेकर के ब्रिटेन में एक वुड्स समझौता होता है। ब्रिटेन में वुड्स जगह नाम होता है और वहीं पर यह सम्मेलन होता है जिसे वुड्स समझौता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम लोग समझेंगे वुड्स समझौता क्या होता है उसके बारे में। देखिए वुड्स समझौता, अब वुड्स समझौता क्या था उसके बारे में देखिए। 1944 में अमेरिका, या 1944 में होता है, 1944 में युद्ध कब तक चल रहा था। अब देखिए युद्ध 1934 से 1945 तक चल रहा था। लेकिन 1944 में क्या होता है कि अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, यानी ब्रिटेन में एक वुड्स नामक स्थान था, पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक यानी यूएसए और यूएसए यानी मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सम्मिलित बनी थी। यानी उनमें जो यूएसए था उनसे बीच में सम्मिलित बनी थी कि एक संगठन बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। यानी उसी जो वुड्स में होता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना होती है। उसी सम्मेलन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है। यानी निश्चित विनिमय दर था। यानी निश्चित विनिमय दर तो क्या चीज़, जैसे कोई लोग यदि समझे कि कोई देश पिछड़े हुए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनके पास ऐसी खनिज संपदा है जो कि विश्व बाजार में समझिए कि अधिक दाम है, ये 50% है। जबकि उसमें कोई अगर कंट्री औपनिवेशिक उसको बना लिया है तो वो 20% में खरीद कर ले रहा है।
तो इस तरह से नहीं ना, इसका जो कोई मतलब नहीं बना, लेकिन इसमें ब्रिटेन यूएसए को एक ताकत दिया गया था कि आप इसमें वीटो लगा सकते हैं। तो वीटो बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद फिर एक नया संगठन बनता है, जब जो नए राष्ट्र, जो नए देश सामने आते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है इस तरह से, यानी इस तरह से कारण था, तब फिर से एक नया संगठन बनता है। तो नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश यानी NIEO। फिर इसके बाद फिर NIEO का गठन होता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स। NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसका क्या होता है, गठन होता है। ज़्यादातर विकसित देश जो 1950 से 1960 तक पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से विकास से लाभ नहीं हुआ, यानी 1950 का समय देखिएगा और 1960 में जो पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था में वह तेजी से विकास नहीं देखने को मिला। उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया, एक नए अंतर्राष्ट्रीय आदेश यानी NIEO की मांग के लिए G7 का समूह बनाया। यानी वही जो लोग थे G77, ये वो लोग थे जिनमें जो पश्चिमी देश थे अधिकार कर लिए थे, और वो 1950 से 1960 के दशक में नहीं विकसित हो पाते हैं। तो इसके बाद G77 का क्या होता है, एक समूह बनता है। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित विकास सहायता, कच्चे माल और उचित मूल्य पर विकसित जो देश थे, यानी उनके जो कच्चे माल हैं उचित मूल्य पर जो विकसित देशों के बाजारों में उन्हें निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान किया जाए। यानी वो कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, उसमें वास्तविक नियंत्रण कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से ये सभी G7 के बाद NIO का गठन होता है, यानी ये समूह बनते हैं, इसके बाद NIO का गठन होता है, और ये सभी NIO में ये सभी बातें को रखा गया था। अब चीन में एक नई आर्थिक नीति में क्या होता है, देखिए चीन आज देख रहे हैं चीन कहाँ पे चला गया, तो वह कैसे होता है। जो देखिए क्या हो रहा था कि जब कई यूरोपीय कंट्री में वेतन बढ़ रहा था, अब जब वेतन बढ़ रहा था तो चीन में वेतन कम था। अब जब चीन में वेतन कम था तो वो कंपनी वैसी जगह जाना चाहेगी जहाँ पे वेतन कम हो, इसलिए वहाँ मजदूर मिल जाए, उसका पैसा कम देना पड़े, कोई झमेला नहीं है, तो वैसे जगह में जाना, इसलिए वहाँ ज़मीन मिल जाए, तो ऐसी जगह में जाना कंपनियाँ सहूलियत समझती है। तो उन्हें एक दिशा मिला कि नहीं, ऐसा कौन सा है, तो ऐसा है चीन। चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना के इसके उत्पादनों को समाप्त कर दिया। चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी वहाँ पे उन लोगों का एक पसंदीदा स्थान बन गया। मतलब जो काम करने वाले मजदूर है इजली मिल जाते हैं, ज़मीन इजली मिल जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, इजली मिल जा रहा है, इसलिए कंपनियां दौड़ करके चल गई चीन में। अब चीन की जो नई आर्थिक नीति थी और इसी के तहत अर्थव्यवस्था की तह में लौट गई, यानी चीन की जो नई अर्थव्यवस्था है और तह में लौट गई। आज देखिए चीन कहाँ पे चला गया है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम बड़ी कंपनियां हैं जो एक समय में कई देशों में काम करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो एक समय में कई देशों में काम करती है। सपोज दैट कोई चीन में कर रही है, कोई भारत में कर रही है, कोई जापान में कर रही है, कोई अमेरिका में कर रही है, कोई ब्रिटेन में कर रही है, इस प्रकार कई देशों में वो एक साथ काम करते हैं। MNC की विश्व व्यापी प्रसार 1950 और 1960 के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता थी, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का विस्तार हुआ था। दुनिया भर में जो अमेरिकी व्यापार है इसका, यानी एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या करने, व्यापार करने लगे और जाने लगे, विस्तार दुनिया भर में हुआ इसका। अब विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उचित आयात है, यानी वहाँ पर आने वाले जो सामान थे, उचित आयात शुल्क और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया। ऐसा क्या करे वो, मतलब इजली वहाँ से पता लगा सके क्या उसका मतलब आयात है और निर्यात में क्या क्या भूमिका है उसका,
जो मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उन्हें चीन में देखने को कि वहाँ चीन में अलग अलग कंट्रियों से अच्छा है कि चीन में इजीली मजदूर मिल जा रहे हैं, समय से काम हो रहा है, कोई वहाँ पे कोई संगठन नहीं बना सकता है, कोई किसी के विरुद्ध नहीं बोल सकता, कंपनियों के विरुद्ध नहीं बोल सकता। जैसे भारत में क्या होता है कि लोग कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो खाना नहीं मिल रहा अच्छा मतलब बहिष्कार करने लगते हैं। ऐसे कंपनियाँ ठीक है कि नहीं ठीक है कि रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार की बात करें, खाना तो अपना घर में भी खा लेंगे, उन्हें वेतन टाइम पे मिले, सेफ्टी मिले, सेफ्टी का ध्यान हो, समय का ध्यान दिया जाए, तो इस प्रकार से ये सब बातों को रखा जाना चाहिए। लोग खाना की बात करते हैं, तो इस तरह से ये सभी सिस्टम जो चीन में नहीं था। अब ये था इनमें NIO में अमेरिका को वीटो पावर दिया था, यानी एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता था, यानी अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर। जैसे अमेरिका तो क्या है, अमेरिका भी आप देख रहे हो कि जब अभी रसिया में भी लगा दिया है, सेंक्शन लगा दिया है कि आप आयात और निर्यात नहीं कर सकते, यानी यहाँ से कुछ खरीद नहीं सकते हैं, ये से नहीं निर्यात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग खरीद रहे हैं अभी भी, और जो चीन है निर्यात कर रहा है, सॉरी आयात कर रहा है, इसलिए कर रहा है। अब विनिमय दरें, यानी वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती है। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दरें, यानी निश्चित विनिमय दर और अस्थिर विनिमय दर। आप देखिए जो विनिमय दर होता है, ये विनिमय दर भी दो प्रकार के होता है। अब विनिमय दर कौन कौन, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। अब जब विनिमय दर की बात आती है तो इसमें देखिएगा कि विनिमय दर भी दो प्रकार के होता है। विनिमय दर एक स्थिर विनिमय दर और यानी पहला एक स्थिर विनिमय दर और दूसरा परिवर्तनशील विनिमय दर। शील विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। ये विनिमय दर क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझिए। देखिए यानी इसमें जो स्थिर विनिमय दर होता है, इसमें अगर डायरेक्ट सरकार का नियंत्रण रहता है, यानी जिस विनिमय दर में सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण हो उसे क्या कहते हैं, स्थिर विनिमय दर कहते हैं। और यानी सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है, यानी वे सभी परिवर्तन जो सरकारों के बिना, यानी सरकार की इसमें हस्तक्षेप नहीं रहती है और बिना मर्जी से घटती बढ़ती रहती है, उसे परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं। अब इसका जो निष्कर्ष निकलता है, अब इस कारण क्या होता है कि चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों में तेजी से आर्थिक विकास और हासिल किया गया। यानी ये सभी जो परिवर्तन हुआ इसके बाद चीन, भारत और ब्राज़ील ऐसे कई देशों में क्या होता है, तेज़ी से विकास होता है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो चैप्टर रहता है यह खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।